Good morning, dear students. How are you? We are doing our political science book, Politics in Contemporary World. We have been doing presently fifth lesson of the present book, and we have done a good part of the fifth lesson. Now we shall discuss its next part in online video. Two parts we have discussed in the classroom. In 2 periods we have done a good part of the present lesson. So military and democracy in Pakistan, this part is done, and I have also taught you about the dates, these particular dates and important dates. Today we shall discuss about democracy in Bangladesh. डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश में प्रजातंत्र की स्थिति के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। बांग्लादेश वाज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था 1947 आज़ादी के समय से, और 1971 के टाइम के बीच बांग्लादेश है जो नेपाल का हिस्सा हुआ था। जैसे ही पार्टीशन हुआ था दोनों देशों का, भारत का और पाकिस्तान का, उसी समय से। इट कंसिस्टेड ऑफ पार्टीशनड एरियाज ऑफ बंगाल एंड आसाम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश भारत था उसके बंगाल और आसाम के भागों को मिलाकर बांग्लादेश स्थापित किया गया था। द पीपल ऑफ दिस रीजन रिसेंटेड द डोमिनेशन ऑफ द वेस्टर्न पाकिस्तान एंड द इम्पोजिशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। लेकिन जो इस देश के लोग थे उन्होंने जो पश्चिमी पाकिस्तान का उनके अंदर बनना या पाकिस्तान में उनको सम्मिलित किया जाना और वहाँ पे उर्दू भाषा को सम्मिलित करना, उनके ऊपर उर्दू भाषा थोपा जाना, ये दोनों बातें ही अच्छी नहीं लगी थी, उन्होंने इनसे घृणा हुई थी। सून आफ्टर द पार्टीशन, शीघ्र ही जो विभाजन हुआ उसके बाद they began protest against the unfair treatment meted out to the Bengali culture and language। उन्होंने शीघ्र ही जो बंगाली भाषा और बंगाली लोगों के प्रति पाकिस्तानी लोगों का जो रुख था उससे वो काफ़ी दुखी थे, काफ़ी घृणित थे, और इस वजह से वो पाकिस्तान के इस रुख को पसंद नहीं कर रहे थे। They also demanded fair representation in administration and a fair share in political power. Sheikh Mujibur Rahman led the popular struggle against West Pakistani domination. He demanded autonomy for the eastern region. They also demanded fair representation. तो जो पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग हैं वो चाह रहे थे कि जो प्रशासन में, सरकार निर्माण में उनको समान प्रतिनिधित्व दिया जाए प्रशासन में, और उनको एक जो पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक शक्ति में समान भागीदारी उनको मिले। ही डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर द ईस्टर्न रीजन, और उसने पश्चिमी जो क्षेत्र है यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान है उसके लिए ऑटोनॉमी की मांग की, स्वतंत्रता की मांग की, प्रभुसत्ता की मांग की। In the 1917 election in पाकिस्तान, उस समय जो पाकिस्तान में 1970 में इलेक्शन हुए थे, द अवामी लीग लेड बाय शेख मुजीब वॉन ऑल द सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान। तो वहाँ पे अवामी लीग पार्टी थी, शेख मुजीब उसने सारी की सारी सीटें हैं उसकी पार्टी ने जीत ली पूर्वी पाकिस्तान में, एंड सिक्योर्ड ए मेजॉरिटी इन द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और इस तरीके से जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, लोकसभा थी, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी उसने अपनी दिखाई फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से। बट द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तान लीडरशिप रिफ्यूज्ड टू कन्वेंस द असेंबली। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो रियल पाकिस्तान है, जो पंजाब के साथ लगता पाकिस्तान है, इसने उसकी जो मेजॉरिटी को नहीं माना
और उन्होंने उसको प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में स्वीकृत नहीं किया। शेख मुजीब वॉज अरेस्टेड, उसको बजाय क्या किया गया कि इसको अरेस्ट कर लिया गया। अंडर द मिलिट्री रोल ऑफ जनरल आया खान द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपल। और मिलिट्री जनरल आया खान के नेतृत्व में मिलिट्री रूल के तहत पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी सेना ने वहाँ की जनता के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। बंगाल के लोगों का जो आंदोलन था उसको दबाने का प्रयास किया। थाउजेंड्स वर किल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बहुत सारे बंगाली लोग मारे गए। दिस लेड टू ए लार्ज स्केल माइग्रेशन इन इंडिया। और इससे क्या हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में जब बांग्लादेशी लोगों को मारा गया तो भारत में घुसने लग गए, क्रिएटिंग ए ह्यूज रिफ्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया। और इस तरीके से भारत के लिए भी रिफ्यूजियों को, शरणार्थियों को रखने के लिए बहुत ही बड़ी समस्या आने लगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस। जो भारत की सरकार थी उन्होंने भी ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के जो लोग हैं, आज जो वर्तमान में बांग्लादेश है ना, ईस्ट पाकिस्तान है ये पहले, बाद में जब ये आज़ाद हुआ तो इसको बांग्लादेश की संज्ञा मिली, तो इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो वहाँ के लोगों ने को भी भारत का समर्थन मिला और भारत सरकार ने उनकी हर तरीके से मदद की। हेल्प्ड देम फाइनेंशियली एंड मिलिट्रीली, सेना और आर्थिक रूप से उनकी मदद की गई। दिस रिजल्टेड इन ए वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दिसंबर 1971 एंड दैट एंडेड in the surrender of Pakistan forces in East Pakistan and the formation of Bangladesh. इससे क्या हुआ, जब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद की, उनको अपने यहाँ पे शरण दी और उनका हर एक तरीके से आंदोलन का उनके सपोर्ट किया। इसका कारण ये हुआ कि भारत पाकिस्तान के बीच में दिसंबर 1971 में एक युद्ध हुआ और इसमें युद्ध में जो पाकिस्तानी सेना थी, इन द सरेंडर ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेज इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में जितने भी ईस्ट पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में जितनी भी सेना थी उसने वहाँ पे उनको सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। एंड द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और इस तरीके से बांग्लादेश की सरकार है वो एक स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर सामने आई। बांग्लादेश एक नया देश बन गया। बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। बांग्लादेश ने एक संविधान बना लिया और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि उनका सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता में, प्रजातंत्र में और समाजवाद में पूर्णतः विश्वास है और इस तरीके वो अपने देश के लिए संविधान बनाने जा रहे हैं। हाउएवर इन 1975 शेख मुजीब गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू शिफ्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि जो 1975 में शेख मुजीब था उन्होंने संविधान में संशोधन किया और यहाँ पे संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली की अपेक्षा जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल रूल ऑफ फॉर्म गवर्नमेंट है, वो स्थापित किया उस संशोधन के माध्यम से। ही ऑल्सो एबोलिश्ड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिज ऑन। उसने सभी पार्टियां थी जो देश में वो भी समाप्त कर दी अपनी पार्टी को छोड़ के, एक्सेप्ट हिज ऑन। द अवामी लीग पार्टी को छोड़ के बाकी सभी पार्टी उसने मर्ज कर दी, उनको भंग कर दिया। दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन। इससे संघर्ष हुआ, तनाव बढ़े देश के अंदर। इन ए ड्रामेटिक एंड ट्रेजिक डेवलपमेंट ही वॉज असैसिनेटेड इन मिलिट्री अपराइजिंग इन अगस्त 1975। और वहाँ पे एक नाटकीय परिवर्तन हुआ, वहाँ पे एक ट्रेजिक डेवलपमेंट हुआ, एक बड़ा दुखद विकास हुआ और वो था कि असैसिनेटेड इन ए मिलिट्री अपराइजिंग इन अगस्त 1975। अगस्त 1975 में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हत्याएं की गई लोगों की। द न्यू मिलिट्री रूलर
Jai Rahman formed his own Bangladesh National Party and won elections in 1979. तो नए मिलिट्री शासक थे जियो रहमान, उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसकी स्थापना की और वो बाद में 1979 में 1979 में इलेक्शनों में उसने जीत हासिल की. He was assassinated and another military takeover followed under the leadership of Lieutenant General H.M. Arrest. अब क्या हुआ कि उनकी भी हत्या कर दी गई और फिर जिसके देश की कमान है लेफ्टिनेंट जनरल H.M. अरसाद ने संभाली. The people of Bangladesh soon rose in support of the demand for democracy. बांग्लादेश के जो लोग थे अब वो डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट करने लगे, डेमोक्रेसी की मांग करने लगे. स्टूडेंट्स वर इन द फोरफ्रंट और ऐसे में विद्यार्थी बहुत आगे रहे. Arasad was forced to allow political activity on a limited scale. He was elected as a president for 5 years. Mass public protest made Arasad step down in 1990. वहाँ पे फिर इरशाद को पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए अलाउ किया गया और लेकिन लिमिटेड स्केल पर, ज़्यादा उसको छूट नहीं दी गई. उन्होंने क्या किया, बाद में वो प्रेसिडेंट चुने के लिए अपने देश के लिए 5 वर्षों तक वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति चुने गए. मास पब्लिक प्रोटेस्ट मेड इरशाद स्टेप डाउन इन 1990. 1990 में जो पब्लिक के वहाँ पे ज़्यादा प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट के चलते 1990 में उनको पद को छोड़ना पड़ा. इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991. फिर दोबारा 1991 में इलेक्शन हुए. Since then, a representative democracy based on multi-party elections has been working in Bangladesh. उस समय तक जो मल्टी पार्टी इलेक्शन सिस्टम से चुने गए रिप्रेजेंटेटिव थे जो डेमोक्रेसी के, वो वहाँ पे शासन चला रहे थे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल. आज हम फिर आगे मोनार्की और डेमोक्रेसी के बारे में, राजतंत्र है या प्रजातंत्र है नेपाल देश के अंदर, नेपाल के बारे में भी पढ़ेंगे साथ में बांग्लादेश के अलावा. तो नेपाल में क्या हुआ, नेपाल वाज ए हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड देन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी ईयर्स. नेपाल है वो एक हिंदू राजधानी रहा है बहुत सारे पुराने वर्षों में, और यहाँ पे संसदीय राजतंत्र भी रहा है आधुनिक कई वर्षों से. थ्रूआउट दिस पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज एंड इस पूरे समय के दौरान राजनीतिक दल और कॉमन पीपल ऑफ नेपाल हैव वांटेड ए मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो लोगों ने चाहा है, नेपाल के लोगों ने, कि वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ओपन तरीके से शासन करने वाली और जो लोगों के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिव सिस्टम गवर्नमेंट का उन्होंने अपने देश में वो लोग चाहते थे. बट द किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी रिटेन्ड फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल. लेकिन जो नेपाल के राजा थे उन्होंने सरकार पे पूरा नियंत्रण बनाए रखा और जो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र है नेपाल के अंदर उसको, डेमोक्रेसी को फैलने नहीं दिया, डेमोक्रेसी की जड़ों को वहाँ पे बढ़ने नहीं दिया. द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर ए न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन 1919 इन द वेक ऑफ स्ट्रॉन्ग pro-democracy movement. However, democratic governments had a short and troubled career. During the 90s, the Maoists of Nepal were successful in spreading their influence in many parts of Nepal. जो राजा ने फिर क्या हुआ बाद में 1990 के आसपास डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेपाल में स्वीकार कर लिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट आंदोलन वहाँ पे आया था, जिसको राजा ने, जिसके वजह से, जिसके चलते अपने देश में डेमोक्रेसी को लागू में अपनी सहमति दे दी. लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो छोटी होती थी और हमेशा संकट से घिरी हुई वहाँ पे प्रजातंत्रीय सरकारें रही हैं. तो
ड्यूरिंग द 90s 1990 के दशक में माओवादी थे नेपाल में, वो सफल रहे और उन्होंने माओवादियों का जो प्रभाव पूरे नेपाल के कई सारे भागों में वो फैल गया। दे बिलीव्ड इन आर्म्ड इंसरेक्शंस अगेंस्ट द मोनार्क एंड द रूलिंग एलाइट। ये माओवादी थे, इनका विश्वास था अस्त्र शस्त्रों में, और वो राजा या फिर वहाँ पे जो भी अभिजन वर्ग था, जो शासन चलाने वाले लोग थे, उनके प्रति अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने में वो विश्वास रखते थे, उनके विरुद्ध अस्त्र प्रयोग करने में विश्वास रखते थे। दिस लेड टू ए वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओइस्ट गुerrillas एंड द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द किंग। इस तरीके से जो माओवादी लोग थे और जो राजा की ताकतें थी, राजा की शक्तियाँ थी, सैनिक थे, उनके बीच में एक रक्तव्यापी संघर्ष छाया रहता था। फॉर सम टाइम देयर वॉज ए ट्रिंगुलर कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द मोनास्ट फोर्सेज। कुछ समय के लिए वहाँ पे त्रिकोणीय ट्रिंगुलर जो एक संघर्ष है वहाँ पे छाया रहा। मोनास्ट फोर्सेज, द डेमोक्रेटिस एंड द मॉड्स, राजतंत्र के लोगों के बीच, राजतांत्रिक शक्तियों के बीच, प्रजातांत्रिक शक्तियों के बीच और माओवादियों के बीच वहाँ पे संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष वो खड़ा रहा। इन 2002 द किंग एबोलिश द पार्लियामेंट एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया, एबोलिश कर दिया, और इस प्रकार से जो वहाँ पे एक लिमिटेड डेमोक्रेसी है वहाँ पे स्थापित कर दी, एग्जिस्ट इन नेपाल, और लिमिटेड डेमोक्रेसी नेपाल में स्थापित हो गई। In April 2006, there were massive countrywide pro-democratic protest। 2006 में वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पूरे कंट्री वाइड है डेमोक्रेटिक जो प्रोटेस्ट है, घृणाएँ वहाँ पे हुई देखने को मिली। स्ट्रगलिंग प्राइम और डेमोक्रेसी फोर्सेज अचीव्ड देयर फर्स्ट मेजॉरिटी विक्ट्री। और इस तरीके से प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज है, उन्होंने अपनी पहली विजय स्थापित कर ली और नेपाल में लगभग लोकतंत्र के जो बीज बो दिए गए। When the king was forced to restore the House of the Representatives that had been dissolved in April 2002। जबकि राजा है वो अपनी उस ताकतों को स्टोर करने में लगा हुआ था, अपनी ताकत इकट्ठा करने में लगा था, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए, दैट हैड बीन डिसॉल्व्ड इन अप्रैल 2002, जो कि 2002 में डिसॉल्व कर दिए गए थे। द लार्जली नॉन वायलेंट गवर्नमेंट वॉज लेड बाय द 7 पार्टी अलायंस, SPA, द माओइस्ट एंड द सोशल एक्टिविटीज। जो सबसे बड़े जो वहाँ पे अहिंसक आंदोलन जिसमें हिंसा का प्रयोग न हो, ऐसे आंदोलन जो SPA ने चलाए। SPA कहते हैं 7 पार्टी अलायंस था, यानी 7 पार्टियों का गठजोड़, वो मिली जुली अपना शासन चलाने के लिए नीतियाँ जो इकट्ठे हुए थे देश के लिए। माओइस्ट और सोशल एक्टिविटीज़, इसमें सभी लोग मिलकर जो राजा के साथ गए थे। नेपाल्स ट्रांजिशंस टू डेमोक्रेसी इज़ नॉट कंप्लीट, लेकिन नेपाल का डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी कुछ नहीं था। एट द मोमेंट नेपाल इज़ अंडरगोइंग है, इस समय जो नेपाल है वो सामना कर रहा था यूनिक मोमेंट, एक अद्वितीय आंदोलन का इन इट्स हिस्ट्री, क्योंकि ऐसा आंदोलन इसके इतिहास में कभी नहीं हुआ था। बिकॉज इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, क्योंकि ये जो संघर्ष चल रहा था नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संसदीय सभा स्थापित करने के लिए चल रहा था कि संसद वहाँ पे कैसे स्थापित की जाए, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करे, वहाँ पे प्रजातंत्र कैसे स्थापित किया जाए। दैट विल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल, और वो लोग किस तरीके से आए, कौन हो और कहाँ से वो लाए, किस तरीके से उनकी स्थापना की जाए कि जो नेपाल के लिए वहाँ का संविधान लिखे। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्थापित करने के लिए इस प्रकार वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। दैट ए नॉमिनल मोनार्की इज़ नेसेसरी फॉर नेपाल, और उनको लग रहा था कि नेपाल के अंदर नाम मात्र की जो राजतंत्र जरूर बना रहना चाहिए, टू रिटेन इट्स लिंक विद द पास्ट, ताकि नेपाल का अपने अतीत के साथ संबंध बना रहे। राजतंत्र वहाँ पे अलंकारिक तौर पर विद्यमान हो, किंतु असल में वहाँ पे जो प्रजातंत्र की स्थापना हो सके। द मोस्ट ग्रुप्स हैव एग्रीड टू सस्पेंड आर्म्ड स्ट्रगल। माओवादी जो दल थे, ग्रुप थे, वहाँ पे सैनिकों के संघर्ष को ख़त्म करने में वो सफल रहे। दे वांट द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड द
रेडिकल प्रोग्राम्स ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्ट्रक्टिंग। वो चाह रहे थे कि यहाँ पे रेडिकल प्रोग्राम्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सामाजिक और आर्थिक जो नवनिर्माण के कार्य हैं वो भी सम्मिलित किए जाएं। ऑल द पार्टीज इन द SPA मे नॉट एग्री विद दिस प्रोग्राम। लेकिन जो SPA में जो पार्टियाँ थी, 7 पार्टी अलायंस में जो पार्टियाँ थी माओवादियों से, इस बात से वो सहमत नहीं थी। The Maoists and some other political groups are also deeply suspicious of the Indian government and its role in the future of Nepal। और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे वहाँ पे, माओवादियों के साथ साथ दूसरे जो राजनीतिक दल थे, जिनको संदेह था भारतीय सरकार पर कि इसके भारतीय सरकार का नेपाल के भविष्य के लिए क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या कार्यक्रम रहेगा। ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को थी। तो प्यारे बच्चों, कल को हम जो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। जो आज हमने पढ़ा है, हमने डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश और डेमोक्रेसी इन नेपाल के बारे में 2 कंसेप्ट आज हमने किया है। आई होप यू अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू मी। यू कैन ऑल्सो कॉल मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। प्लीज़ कीप डूइंग योर वर्क। हैव ए नाइस डे। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू।